रिजिलियंट मिनरल सप्लाई चेन के साथ लिंक्ड है और इसको आप रिलेट कर सकते हो इंडियन इकोनॉमी के इस कंपोनेंट के साथ जीएस पेपर 3 के अंदर। सबसे पहले सप्लाई चेन आखिर होता क्या है? देखो, कोई भी चीज अगर आपने स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक का जो प्रोसेस होता है वो आता है सप्लाई चेन के अंदर। जैसे कि पहले रॉ मटेरियल्स को सोर्स करना, फिर इन रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना बेसिक पार्ट्स के बीच में, उन बेसिक पार्ट्स को कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट को बनाना, साथ ही साथ किस तरह से हमने सेल्स का पूरा प्रोसेस देखना है, ठीक है। फिर सेल्स का प्रोसेस करते होते आखिरी में प्रोडक्ट डिलीवरी। तो पूरा जो एक तरह से आप ये देख रहे हो कि एक तरह से ये चेन बन गई, एक नेटवर्क बन गया, जहां पर क्या हो रहा है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हमने देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी इंक्लूड हो गया, सप्लायर भी है, एंड इवेंचुअली एंड यूजर तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर कस्टमर सपोर्ट भी हमें देखने को मिलती है। अब एक चीज आप नोटिस करो, अगर मान लो कहीं बीच में कहीं पर भी ये चेन टूट गई तो पूरा का पूरा हमारी सप्लाई चेन ब्रेक हो जाएगी और ये जो पूरा नेटवर्क था ये इवेंचुअली डिसरप्ट हो जाएगा। तो हमें यहां पे राइटर क्या बता रहे हैं? हमें राइटर बता रहे हैं कि जो मिनरल्स के अंदर है ना, हमें इस सप्लाई चेन को बहुत ही रेजिलिएंट बनाना है। क्यों बनाना है उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं। देखिए, आपने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच सुनी, उसमें उन्होंने आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस किया। अब आत्मनिर्भरता हमने बहुत सारी चीजों में एक्सपीरियंस करने की कोशिश करी है, पर एक मेजर चीज है, वो है एनर्जी के सेक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो, आप एक चीज रियलाइज कर रहे हो, पिछले टाइम में हमने रशिया यूक्रेन का क्राइसिस देखा और भी हमें बहुत सारे रीजंस देखने को मिले। उससे हुआ क्या, जो हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे हमने देखा कि बहुत तेजी से ऊपर गए, इवन $120 पर बैरल तक हमने उनको प्राइसेस को जाते हुए देखा। तो आप देख रहे हो, इंडिया जो कि नियरली 85% कहीं ना कहीं इंपोर्ट करवाता है एनर्जी रिगार्डिंग जो उसकी चीजें होती हैं, जो ऑयल इसकी डिपेंडेंसी है, उसके लिए क्रूड ऑयल में इतनी ज्यादा जो फ्लक्चुएशंस आती हैं ये बहुत हानिकारक हो सकती हैं। उसी तरह से जब हम बात करते हैं जैसे गैस हो गया, तो गैस के केस में भी हमें ओवरऑल ग्लोबली हमें देखने को मिल रहा है कि काफी सारे इश्यूज हैं। जैसे कि आपने नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में सुना है, तो नॉर्ड स्ट्रीम का केस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बना, जहां पर रशिया से जर्मनी तक हम गैस, नेचुरल गैस की पाइपलाइन जो रन करती है, उसमें भी हमें कुछ दिक्कतें देखने को मिली, जिस वजह से क्या हुआ, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चंस बहुत तेजी से राइज हुए। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया के पास क्लीन एनर्जी की अगर अच्छी सप्लाई चेन हो तो डेफिनेटली ये जो हमारा फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस है ना, इसको हम कर सकते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आइडिया है, दैट इज आत्मनिर्भरता इन एनर्जी, इसको अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारे राइटर्स हैं वो इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और देखो, बात करें इंपोर्टेड इन्फ्लेशन प्रेशर के, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का क्या मीनिंग, जब इन्फ्लेशन के पीछे का कारण कहीं से इंपोर्ट हो क्या है, जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जैसे ही बढ़ेंगे इंडिया में ऑब्वियसली उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पूरा जो ओवरऑल इकोनॉमी है वहां पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर राइटर क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम की मिनरल्स का एक्सेस सिक्योर कर लें, जैसे कि रेयर अर्थ मेटल्स, और उनमें भी किनसे, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इन सभी का अगर हमारे पास एक प्रॉपर सप्लाई होगी, अगर जो सप्लाई चेन है अगर उसमें हमने उसे प्रॉपरली सेटअप कर लिया, तो डेफिनेटली ये जो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल से संबंधित या गैस से संबंधित या फिर एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने से संबंधित, उन पर्टिकुलर इश्यूज को हम टैकल कर सकते हैं। बट राइटर बोलते हैं कि ये उतना ईजी नहीं है, यहां पर हमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। व्हाट आर दोस चैलेंजेस? देखिए, पहला चैलेंज, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर जो रिजर्व्स जो बात कर रहे थे ना रेयर अर्थ मेटल्स की, वो कहीं कुछ ऐसे एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है जो या तो जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव है या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वहां पे काफी खराब है। जैसे कि वहां पर से इन रीजन्स के अंदर से इन चीजों को निकालना, इनको एक्सट्रैक्ट करना बिजनेस पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काफी डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर वो काफी जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया में भी संबंधित है। इसके साथ ही साथ जैसे हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स हो गए, एग्जाम्पल चाइना। अब चाइना ने भी देखो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रखा है इन पर्टिकुलर चीजों के अंदर, जैसे कि कॉन्गो के अंदर हमें ना इस तरह के रिसोर्सेज बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे कोबाल्ट के, बट वहां पर चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस डाल रखा है। उसकी वजह से हो क्या रहा है, इंडिया को अगर इन चीजों की तरफ जाना है तो चाइना वहां पे क्या जाने देगा, आपको लग रहा है? नहीं, वहां पे वो रोकेगा डेफिनेटली। और ये जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके थ्रू भी उन्होंने काफी इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्रीज पे डाल दिया है, और इस वजह से इंडिया को ये जो हम एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं उसमें कुछ चैलेंजेस फेस हो सकते हैं। तीसरा चीज यहां पर हमें देखने को मिलता है ऑफ टेक एग्रीमेंट्स। अब ऑफ टेक एग्रीमेंट क्या होते हैं? देखो, होता क्या है, एक होता है हमारा प्रोड्यूसर और एक होता है हमारा बायर।
ठीक है। अब इन्होंने ना क्या किया, एक तरह का बीच में एक एग्रीमेंट कर लिया या एक अरेंजमेंट कर लिया। किस चीज का अरेंजमेंट, कि जब भी देखो क्या होगा, जब भी प्रोड्यूसर कोई चीज प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या करेगा, वो इस बायर को ही सेल करेगा। अभी वो चीज बनी नहीं है, अभी वो चीज बनने वाली है या बनेगी फ्यूचर के अंदर, पर पहले ही एडवांस में ही एक तरह से उन्होंने क्या कर लिया, आपस में एग्रीमेंट कर लिया। तो जब भी कोई ये चीज नई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा वो सीधा उसके जाके सेल करेगा। अब यहां पर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि इस सेक्टर में बहुत सारे ऑफ टेक एग्रीमेंट्स होने को मिलते हैं, और इस वजह से अगर इंडिया को यहां पर इनमें जाना है ना, तो वहां पर ऑफ टेक एग्रीमेंट्स जो बाकी को दूसरी कंट्रीज ने कर रखे हैं उनके साथ भी इंडिया को डील करना पड़ेगा, इंडिया को भी और इस चीज में काम करना पड़ेगा, राइट। इसके साथ ही राइटर बात करते हैं कि पहला स्टेप क्या हो सकता है इस चीज के लिए, एक जो गवर्नमेंट ने स्टेप भी लिया है, दैट इज काबिल को एस्टेब्लिश किया है। काबिल क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। अब इसके बेसिस पे क्या है, हम क्या चाहते हैं कि जो मिनरल्स की सप्लाई है उसको प्रॉपरली किया जा पाए। देखो, और इस पर्टिकुलर काबिल के कॉरस्पॉन्डिंग ही एक सीईडब्ल्यू की स्टडी भी राइटर ने कोट करी है। व्हाट इज दिस सीईडब्ल्यू? देखो, दिस इज काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। ये एक तरह का थिंक टैंक या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इन्होंने कुछ अपने सजेशंस दिए हैं कि इंडिया के पास डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, पर फिर भी हम इन चैलेंजेस को टैकल करते हुए कहीं ना कहीं हम जो एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो हम इंश्योर कर सकते हैं। तो उन सजेशंस को जरा देख लेते हैं। पहला चीज इन्होंने जो बोली है दैट इज कि पहले तो ये देखो कि आखिर हमारी मिनरल रिक्वायरमेंट्स है कितनी। देखो, जब तक हमारे पास डेटा ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि कितने एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तब तक हम कैसे डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है ना। जो भी हमारा डेटा ड्रिवन अगर हम होता है ना, अगर हम डिसीजन मेकिंग हमारी डेटा ड्रिवन होती है तो डेफिनेटली हम प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। यस, और यही बात यहां पर सीईडब्ल्यू के द्वारा करी जा रही है कि एक तरह की टास्क फोर्स को एस्टेब्लिश किया जाए जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो गया। तो एक तरह से बात क्या है कि पहले मिनिस्ट्रीज के बीच में आपस में हो क्या, कोलैबोरेशन, चीजों के ऊपर कन्वर्जेंस हो कि कितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सभी मिनिस्ट्रीज के अंदर, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। इनको अगर बेटर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी मिनरल रिक्वायरमेंट्स अच्छे से पता लगेगी। उसके बेसिस पे हम क्या करना सकते हैं, हम अपने प्लान्स बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 साल का रोड मैप बना लिया कि कितने टोटल हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको कैसे करना है, किस पर्टिकुलर चीज के कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के साथ क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी मिक्स को असेस कर दिया, तो इसके बेसिस पे हम हमारे जो डिसीजंस हैं वो बेहतर लिए जा पाएंगे, राइट। उसके अलावा राइटर ये भी बात करते हैं कि हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि किस तरह हम वहां पे प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस कर सकते हैं। जैसे कि अभी बात करी ना काबिल की, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, तो इसमें ये चीज करी भी है और भी इसको बात करी जा रही है कि अगर आप इंडस्ट्री के साथ और कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये चीज हमें पता लग सकती है कि प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल करना है। दोनों एक तरह से आपस में जब कोऑर्डिनेट करेंगे, वहां पर अपनी अपनी एक्सपर्टीज लेकर आएंगे, प्राइवेट सेक्टर अपनी एक्सपर्टीज लेके आएगा, उसके बेसिस पे हमारी रिक्वायरमेंट्स या फिर ये जो हम बात कर रहे हैं सप्लाई चेन एस्टैब्लिशमेंट की, उसको और बेहतर कर सकते हैं। उसी तरह से तीसरा पॉइंट जो राइटर बता रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग ऑफ टेक एग्रीमेंट। अभी डिस्कस किया था ना कि जब बायर और जो प्रोड्यूसर होता है वो एक तरह के एग्रीमेंट में आ जाते हैं, तो यहां पर भी ये बात हो रही है कि अगर इंडिया भी या काबिल इंडिया की तरफ से कह लो जो है वो अगर ऑफ टेक एग्रीमेंट्स को साइन करे तो हम क्या बना सकते हैं, एक रिलायबल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा, ठीक है ना। अब पता है कि हाँ वहां जब भी प्रोडक्शन होगी ये हमारे पास ही आएगी। तो इस वजह से होता क्या है, ऐसा नहीं है कि वहां पे डिसरप्शन नहीं होगी, जो हमने देखी थी ना सप्लाई चेन की बहुत जगह पे कट लग सकता है, अलग अलग जो डिफरेंट बीच में हमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स मिलते हैं। तो अगर हमने ऑफ टेक एग्रीमेंट्स अच्छे से साइन करने स्टार्ट कर दिए तो ये हमें जो पॉसिबिलिटीज थी कि कहीं ये सप्लाई चेन टूट ना जाए, इसमें ये डिसरप्ट ना हो जाए, इसको हम रोक सकते हैं, राइट। उसके साथ ही सेंट्रलाइज नेशनल प्रोक्योरमेंट की भी बात कर रहे हैं कि एक बार हम हमारी तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो कहीं ना कहीं इस चीज को प्रोक्योरमेंट करे, ताकि प्रेफरेंशियल टर्म्स में हमारी शर्तों के हिसाब से हम उस चीज को साइन कर पाए। उसके साथ ही चौथा पॉइंट जो कहीं ना कहीं राइटर बता रहे हैं दैट इज कि जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो स्पेशली जो जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एग्जांपल देखो क्वाड का, ठीक है। क्वाड के साथ भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम एस्टैब्लिश करें रिजिलिएंट क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन, ठीक है। क्वाड के साथ हम बहुत सारे और सेक्टर्स में भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पर अगर हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स हैं, वो आपस में कोलैबोरेशन करें, तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपने जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ मिलकर, जो एक तरह से कह लो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके इंश्योर कर सकते हैं कि इस चीज की सप्लाई कॉन्स्टेंटली हमारे पास आती रहे और ये जो चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल रहे हैं, ठीक है, उनको भी रिमूव किया जा पाए। साथ ही साथ
राइटर इसके अलावा बात करते हैं को डेवलपमेंट की। अब को डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, यहां पर बात हो रही है कि आपस में मिलकर डेवलप किया जाए, कि या तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिले, ठीक है, जो बात बेसिकली बात है जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की ही बात कर रहे हैं, कि या तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग बात करी जा रही है, या फिर कुछ इस तरह के हम प्रोडक्ट्स या नई टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव करें जहां पर हमारी रिक्वायरमेंट दूसरे के ऊपर कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल राइटर एग्जांपल देते हैं सोडियम आयन बैटरीज का। यहां पर क्या हो सकता है, इसको यूज करते हुए हम जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर कम कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की चीजों को हम कहां पे, इंडिया के विद इन ही प्रोक्योर किया जा सकता है। उसके अलावा राइटर एक तरह से बात करते हैं रिसाइकलिंग की। देखो आपने 3R का प्रिंसिपल बना है, रिड्यूस, रीयूज एंड साथ ही साथ रिसाइकल। अब देखो राइटर यहां बात कर रहे हैं कि अगर हम रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल इनपुट्स इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारी डिपेंडेंस दूसरी कंट्रीज पे कम हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि हम चीजों को क्या कर रहे हैं, रिसाइकल ही तो कर रहे हैं। तो कल को अगर कुछ इस तरह के कुछ हमारे पास केसेस आते भी हैं, जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया, या फिर किसी और पर्टिकुलर रीजन की वजह से कंट्रीज के बीच में कुछ इश्यूज फेस होते हैं, उसका इंपैक्ट इंडिया और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ना आए, और साथ ही साथ जो आत्मनिर्भरता का भारत का एक तरह से सपना है उसको अचीव करना है। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस या जो सारे के सारे अगर हम इन चीजों को करें, इनके बेसिस पे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये था पहला हमारा जो टॉपिक था, ठीक है, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। साथ साथ CEW के हमने सजेशंस भी देखे कि किस तरह से हम इस तरफ मूव कर सकते हैं। चलते हैं सेकेंड आर्टिकल की तरफ।